नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम रूस और यूक्रेन के बीच पहले से भी ज़्यादा भीषण होते युद्ध और गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। 2 जुलाई से घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही सभी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर होगी बात। जर्मनी ने रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य सहायता की जताई प्रतिबद्धता। ज़ेलेंस्की ने एंटी पर्सनल माइन्स का उपयोग न करने की ओटावा संधि से जल्द बाहर होने के दिए संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के आगे झुका कनाडा। अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर लगाए जाने वाले डिजिटल सर्विस टैक्स को किया रद्द। दोनों देश 21 जुलाई तक नए व्यापार समझौते को दे सकते हैं अंतिम रूप। सर्बिया में राष्ट्रपति के इस्तीफे और चुनावों की मांग को लेकर कई शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन। 2024 में रेलवे स्टेशन का शेड गिरने से 16 लोगों की मौत के बाद शुरू हुआ था प्रदर्शनों का सिलसिला। और भीषण गर्मी के कारण तुर्की और फ्रांस के जंगलों में लगी आग। स्पेन और पुर्तगाल में तापमान पहुंचा 46 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर पर। जर्मनी में भी लू के थपेड़ों ने ढाया कहर, तापमान 40 डिग्री के पार। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 5 देशों के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे की शुरुआत होगी घाना से। घाना के अलावा पीएम मोदी त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का भी दौरा करेंगे। 30 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का घाना दौरा हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी घाना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। घाना की संसद को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी घाना में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध के सचिव दम्मू रवि ने इसकी जानकारी दी। Honorable Prime Minister will be visiting Ghana on 2nd and 3rd July. This visit is happening after 30 years. The program is quite hectic on the day of the 2nd. There will be a ceremonial welcome for Honorable Prime Minister. There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. पीएम मोदी ब्राजील दौरे के दौरान 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। During the state visit to Brasilia, Prime Minister is scheduled to hold bilateral talks with President Lula. The program basically includes a ceremonial welcome on arrival, followed by a restricted meeting and a delegation level format talks, culminating with a lunch hosted by President Lula for Prime Minister Modi. The state visit will provide an opportunity to review the entire gamut of our partnership, including trade and investments, oil and gas, renewable energy, mining and critical minerals, defense and security, agriculture and livestock, healthcare and traditional medicine, tourism, space, science and technology, DPI, and also sports and people-to-people relations in general. आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। The world's largest accounting body, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI proudly celebrates 77 years of trust, transparency and excellence. With Vishwasniya as the guiding light, the ICAI continues its march towards the vision of Viksit Bharat, shaping and powering India's economic growth. Join us in celebrating the 77th CA Day on July 1st at Bharat Mandapam, New Delhi from 3:30 p.m. onward. डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध पहले से भी ज्यादा भीषण हो गया है। दोनों एक दूसरे पर भयंकर वार और पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उसके ऊपर काफी बड़ा हवाई हमला किया है और उसका एक F-16 विमान भी गिरा दिया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति शांति वार्ता की उम्मीद भी जता रहे हैं। इस सबके बीच लंबे समय से जारी युद्ध में सैनिकों के मारे जाने के भी अलग अलग दावे आ रहे हैं, जो हजारों में नहीं लाखों में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ दिनों के भीषण संघर्ष के बाद ईरान और इजराइल के बीच जंग थमी ही थी कि रूस यूक्रेन के बीच जंग पहले से ज्यादा तेज हो गई है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ शनिवार और रविवार की दरमियानी रात अपना सबसे बड़ा हवाई हमला बोला, जिसमें सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें पूरे देश में दागी गई है। यूक्रेन पर भीषण हमला उस वक्त हुआ जब दोनों देशों के बीच इसी हफ्ते इस्तांबुल में शांति वार्ता प्रस्तावित है। इस हमले के बाद शांति वार्ता की उम्मीद एक बार फिर टूटती नजर आ रही है। यूक्रेनी वायुसेना के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों से हमला बोला। हालांकि हमले से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान भी आया था कि जिसमें उन्होंने मॉस्को के इस्तांबुल में होने वाले शांति वार्ता के लिए तैयार रहने की बात दोहराई थी। अपने बयान में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश इस्तांबुल में बैठक करने के लिए तैयार है। हालांकि बैठक की सही तारीख तय करना दोनों पक्षों के वार्ता समूहों पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं, नियमित रूप से बातचीत कर रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक संकेत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के हवाई हमले के बाद अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों से तत्काल मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल सिस्टम उपलब्ध कराने की मांग की। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक यूक्रेन की नई सैन्य मदद को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन हाल में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की के अनुरोध पर विचार करने की बात कही थी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक इस हमले में यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों समेत देश के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया है। चेरकासी में एक कॉलेज और 3 बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा।
जिससे एक बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए। वहीं खेरसौन में एक ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हमले में यूक्रेनी सेना ने अपने तीसरे F-16 लड़ाकू विमान के नुकसान की भी पुष्टि की है। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक रूस के 10 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इस दावे को युद्ध के बीच प्रोपेगेंडा का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन स्थित अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक यूक्रेन में जारी युद्ध के दौरान अब तक 2.5 लाख से ज्यादा अधिक रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लगभग 4 लाख यूक्रेन सैनिक इस युद्ध में हताहत हुए हैं। इस सब के बीच जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वादफुल ने यूक्रेन से समर्थन दिखाते हुए कीव का दौरा किया है। वहीं जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि यूक्रेन जल्द ही एंटी पर्सनल माइंस का उपयोग न करने की ओटावा संधि से बाहर होगा। इसके पीछे यूक्रेन का तर्क है कि रूस ऐसी माइंस का काफी उपयोग कर रहा है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी, फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री और विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, पहला सवाल आपके सामने यही रख रहे हैं कि जो अभी के हालात हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध एक बार फिर पहले से ज्यादा भड़क गया है। क्या कुछ आप कहेंगे जो वर्तमान हालात हैं उस पर? बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन के बीच में भी लोगों के बीच आवाजें उठ रही हैं। कहा जाता है कि 56% लोग यूक्रेन के चाहते हैं कि अब शांति हो जाए, बहुत हो गया। 1222 दिन का ये जो युद्ध है उसके तकरीबन दोनों देशों के ऊपर जबरदस्त बात पड़ी है। दूसरी ओर पुतिन को लगता है ये वक्त आ गया है, वो बार बार कह रहे हैं मैं प्रस्ताव बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब भी बातचीत होती है, जैसे नाटो में अभी जब ट्रंप वहां पे थे तो रशिया ने तकरीबन 200 ग्राउंड ऑपरेशन पर डे किए और बहुत हजारों सैनिक उन्होंने गंवाए थे उसमें। ये हिसाब दर्शाता है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, लग रहा है कि हो सकता है अगर सीज फायर होता है तो कोई ना हर कोई चाहता है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे आ जाए। और खासकर जब पुतिन के जर्मनी का मानना है कि पुतिन पूरे यूक्रेन के ऊपर चाहते हैं कि पूरा यूक्रेन उनका हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 20 से 25% तक यूक्रेन को पकड़ के रखा हुआ है, वो चाहेंगे कि वो हिस्सा यूक्रेन को वापस ना किया जाए। तो ये जो चल रहा है, जेलेंस्की का मानना है कि अब, और अमेरिका का भी कहना है, उनको भी लग रहा है कि जेलेंस्की की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से 477 ड्रोन, तकरीबन 70 मिसाइल, मतलब अनदर कोई जबरदस्त हवाई हमला जो हुआ सिर्फ खार्किव और खेरसौन नहीं, लीव तक, कीव को छोड़ करके लीव तक, जहां तक कि पोलैंड तक डर लगने लगा कि कहीं उनके मिसाइल और ड्रोन पोलैंड में आके ना गिर जाए। तो इस तरह के हवाई हमले के बाद कहीं ना कहीं पुतिन को भी लग रहा होगा, और जैसे आपके संवाददाता ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मारे जाने की संख्या है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम ये मानते भी है कि 2.5 लाख सैनिक रूस के मरे हैं, 4 लाख सैनिक अगर यूक्रेन की भी मरे। संजय जी, इस सबके बीच जो यूक्रेन की ओर से जो दावा किया गया है वो कह रहे हैं कि रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए हैं। हालांकि जो इंडिपेंडेंट बॉडी है अमेरिका की जिसने इस पर एक रिपोर्ट दी है, उसका ये कहना है कि यूक्रेन के करीब 4 लाख सैनिक मारे गए हैं, रूस के करीब 2.5 लाख सैनिक मारे गए हैं। क्या कुछ सच है इसमें? देखिए, कई एक ऐसे क्या होता है ना, द फर्स्ट कैजुअलिटी इज द ट्रूथ, और प्रोपेगेंडा वॉर इस तरह का होता है, रूस के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जाती है, तो लेकिन ये चीजें छुट्टी तो है नहीं, आज न कल तो बाहर आ जाएंगे कितने सैनिक मरे, वॉर मेमोरियल बनते हैं, सब कुछ बनता है हर देश में, तो पता ही चल जाता है कि कितने लोग मरे और क्या हुआ। तो मुझे लगता है जहां तक अमेरिका का जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो कह रहा है कि 2.5 लाख रूसी सैनिक मारे गए और 9 लाख घायल हुए हैं, यानी कि 2.5 लाख मरे हैं और 9 लाख घायल हुए हैं, वो अमेरिका का मानना है। और यूक्रेन का मानना है कि इनके 10 लाख मरे। तो हम सोच सकते हैं कि 2.5 लाख का जो फिगर है और 9 लाख का जो कैजुअलिटी फिगर है, हो सकता है क्योंकि रूस को भी जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया से सैनिक आकर के उनके लिए लड़ रहे हैं।
और वही बूट्स ऑन ग्राउंड की दिक्कत यूक्रेन को भी आ रही है। ठीक है, और संजय जी, के इसी ऊपर को जिस लेकर के प्रकार से- अंतिम सवाल आपके सामने रखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप काफी कामयाब हुए, चाहे इजराइल ईरान के बीच में युद्ध बंद करवाना हो या उसके अलावा दूसरे इलाकों की बात हो, यहाँ पर क्या कुछ दिक्कत आ रही है उनको? कोशिश तो काफी कर रहे हैं वो। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वो पुतिन से थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। उन्हें लगा था कि दूसरे टेन्योर में 48 घंटे 72 घंटे में युद्ध समाप्त कर देंगे, पर कहीं ऐसे दिखने को नहीं हो रहा। और पुतिन को भी लगता है कि अब पर एक बात जरूर है कि 12,000 के आसपास मृतक सैनिक दोनों तरफ से एक्सचेंज हुए हैं और भी देने के लिए रूस मांगता है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच में, और जेलेंस्की के ऊपर भी अब दबाव आ रहा है, इसका भी कोई शक नहीं। और जिस प्रकार से जर्मनी को लग रहा है कि रूस जो है धीरे धीरे करके एक्सपेंशन में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो है। पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शांति वार्ता के लिए पुतिन भी आगे आएंगे, ट्रंप का दबाव भी पड़ेगा, ट्रंप का थोड़ा बहुत मदद भी करेंगे वो जेलेंस्की की, लेकिन दबाव टूल्स के लिए होगा, सीज फायर के लिए होगा। और जहां तक अभी तक तो ट्रंप का मुझे लगता है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उन्होंने इराक और इजराइल के बीच जो लड़ाई रुकवाई है, उसमें मुझे लगता है विश्व में उनका भी थोड़ा नाम हुआ है कि नहीं तो भयानक युद्ध हो सकता था। और हो सकता है गाजा के ऊपर भी वो थोड़ा बहुत अगर नरमी से पेश आए, दोनों देशों को साथ लाए, तो वहां पर भी शांति बहाल होने का आशा नजर आती है। ठीक है संजय जी, अभी गाजा के मुद्दे पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा हमको यहाँ पर ब्रेक लेना है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। The world's largest accounting body, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, proudly celebrates 77 years of trust, transparency and excellence. With Vishwasniya as the guiding light, the ICAI continues its march towards the vision of Viksit Bharat, shaping and powering India's economic growth. Join us in celebrating the 77th CA Day on July 1st at Bharat Mandapam, New Delhi from 3:30 p.m. onward. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गाजा में लगे आई लव यू डोनाल्ड ट्रंप के नारे, ये खबर आपको चौंका सकती है, लेकिन युद्ध से परेशान और भूख की आग में जल रहे गाजावासियों को थोड़ी राहत मिली तो वहां ऐसे नारे सुनने को मिले हैं। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब गाजा में भी युद्ध विराम की कोशिशों में लग गए हैं। दूसरी ओर नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि उनकी प्राथमिकता अब हमास को खत्म करने से ज्यादा बंधकों को वापस लाने की है। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल संघर्ष विराम के बाद ट्रंप की अगली योजना गाजा में शांति लाने की है। इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा में संघर्ष विराम वार्ता फिर से शुरू करने की अपील करते हुए एक ऐसे समझौते का आह्वान किया जो 20 महीने से जारी युद्ध को रोक सकता है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि गाजा में समझौता करें, बंधकों को वापस लाएं। दरअसल कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से गाजा शांति वार्ता पर मिस्र और कतर ने हमास के साथ नए दौर के युद्ध विराम का प्रयास शुरू किया है, जो बचे हुए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगी। हालांकि हमास की तरफ से मध्यस्थों को बताया गया कि वो युद्ध विराम पर वार्ता के लिए तो तैयार है, लेकिन उनकी लंबित मांगों और तटीय क्षेत्र से इजरायली सैनिकों की पूरी तरह वापसी सुनिश्चित हो। वहीं दूसरी तरफ मध्यस्थों के सामने इजराइल ने शर्त रखते हुए हमास को पूरी तरह हथियार डालने की बात कही है।
हमास के एक प्रतिनिधि महमूद मरदावी ने आरोप लगाते हुए इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू को समझौते की राह में रोड़ा बताया। हमास का आरोप है कि नेतन्याहू केवल 10 बंधकों की रिहाई वाले एक अस्थायी समझौते पर अड़े हुए हैं। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान में सैन्य अभियानों के बाद कई अवसर खुल गए हैं, जिनमें गाजा में बंधक बनाए गए शेष लोगों को वापस लाने की संभावना भी शामिल है। दरअसल ट्रंप की अपील के बाद नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से हमास की हार की तुलना में बंधकों की वापसी को प्राथमिकता दी है। नेतन्याहू का ताजा बयान इस बात का संकेत है कि इजरायल अब बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि उन्हें इसी मुद्दे पर न सिर्फ देश में विरोध का सिलसिला झेलने को मिला, बल्कि कई बार तो वैश्विक स्तर पर भी आलोचनाओं का उन्हें शिकार होना पड़ा। बहरहाल व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने एक वीडियो साझा किया जिसमें फलस्तीनियों ने गाजा मानवतावादी फाउंडेशन द्वारा राहत किट वितरित किए जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया। वीडियो में लोग आई लव यू ट्रंप और आई लव यू डोनाल्ड जैसे नारे लगाते नजर आए। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर अमेरिका सक्रिय मध्यस्थता निभाता है और दोनों पक्ष थोड़ा लचीलापन दिखाते हैं तो आने वाले दिनों में गाजा में संघर्ष विराम की नींव रखी जा सकती है। ट्रंप की सीधी अपील ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, ये जो हमने अभी दृश्य दिखाए हैं अपने दर्शकों को, गाजा में आई लव यू ट्रंप के नारे लग रहे हैं, थोड़ा सा चौंकाता है ये, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिएगा अगर वहां पे रशिया और यूक्रेन में 1222 दिन की लड़ाई, तो यहाँ पे भी 630 दिन हो गए लड़ करके। और आप समझ सकते हैं कि फलस्तीनियों को कितनी परेशानी, 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए, पूरा ध्वस्त हो गया गाजा पट्टी में तकरीबन कुछ भी नहीं बचा है। राहत आने में दिक्कत हो रही है, उनकी गाड़ियों पे बम बरसते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। और अमेरिका की मध्यस्थता के कारण कम से कम अब अगर खाना मिल रहा है, इससे वहां पे लग रहा है सबको, कम से कम फलस्तीनियों को लग रहा है कि हो सकता है कि ट्रंप के मध्यस्थता से वहां पे थोड़ी सी जो भुखमरी है उससे थोड़ा सा राहत मिलेगी। क्या हो सकता है कि वहां पे अगर बंधक जो है एक्सचेंज कर दिए जाते हैं तो वहां पर जरूर गाजा पट्टी में एक तरीके से, लेकिन एक विडंबना भी है कि पूरे 20 महीने की लड़ाई में ना ईरान अपने प्रॉक्सीज की मदद कर सका और ना ही प्रॉक्सीज ईरान की 12 दिन की लड़ाई में भी मदद कर सके। तो बिल्कुल इजराइल ने सबको अलग थलग करके रखा था। ईरान को अलग थलग किया, हिजबुल्लाह को अलग थलग किया, हमास को अलग थलग किया। हिजबुल्लाह के ऊपर जरूर मुझे लगता है जबरदस्त मार पड़ी। हिजबुल्लाह शांति में दिख रहा है, या उसके ऊपर भी मार पड़ रही है लेबनान में। ईरान सीज फायर में चल रहा है। हमास जो है अभी तक माना नहीं है, और हमास में जिस प्रकार से गाजा पट्टी में जबरदस्त प्रहार होने के बावजूद भी हमास, क्योंकि उनके पास इनके बंधक हैं, और जैसे उनका मानना ठीक है कि 10 बंधकों को लेकर के इजराइल लड़ा हुआ है, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते के अंदर ही हमास सब बंधकों को रिलीज कर देगा। उम्मीद है कि सीज फायर भी हो जाएगा, लेकिन गाजा पट्टी में जो इजराइल का कहना है कि डिसआर्म करना है, हमने हमास को 100% डिसआर्म करना है, वहां पर थोड़ी शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमास इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। यहीं पर संजय जी सवाल रखना चाहूंगा। नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं संकेत दिए हैं कि अब उनकी जो प्रायोरिटी है वो हमास को खत्म करने से ज्यादा बंधकों को वापस लाने की है। तो ये एक रास्ता यहाँ से निकल सकता है किसी तरह की शांति का, क्योंकि अमेरिका हमास से भी बातचीत कर रहा है और उसके अलावा कतर में हमास और इजराइल के बीच में भी लगातार कई चैनलों के माध्यम से बातचीत हो रही है। तो अब आगे जाकर के जो बातचीत होगी प्रत्यक्ष रूप से, उसमें कोई सफलता मिल सकती है? आपका कहना ठीक है चंद्रशेखर जी, बिकॉज इजिप्ट और कतर जरूर बैकडोर से कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हमास को टेबल पर ला रहे हैं। और अगर वहां पर मध्यस्थता हो जाती है और सीज फायर हो जाता है, लग रहा है कि माहौल सीज फायर का हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि ईरान जैसा देश वो तकरीबन ऑलमोस्ट घुटने टेक दिए, उन्होंने पलटवार किया ईरान ने, पर काफी नुकसान हुआ ईरान का। हिजबुल्लाह बिल्कुल ही शांत हो गया है, इतना कुछ कर नहीं पा रहा है। तो हमास को भी लग रहा होगा ये अब वक्त आ गया है, और फलस्तीनी भी जिस प्रकार से आई लव यू डोनाल्ड और आई लव यू अमेरिका शुरू हो गया है, इससे लगता है कहीं ना कहीं पे ये अमेरिका की मध्यस्थता से शांति बहाल होगी, और गाजा पट्टी में नरमाई जो है इजराइल भी दिखाएगा, और कम से कम अगर उसके जो हॉस्टेजेस है
वो रिलीज हो जाते हैं तो वो जो अड़ियलपना है कि हम हमास को बिल्कुल टोटल डिसआर्म कर देंगे, वो भी शायद मान जाएंगे। शायद हो सकता है धीरे धीरे करके डिसआर्म होने की काबिलियत हो, पर लगता तो यही है कि गाजा पट्टी में भी हफ्ते भर के अंदर शायद शांति बहाल हो सकती है। चलिए संजय जी, हम भी आशा करते हैं कि जहाँ कहीं भी युद्ध हो रहे हैं, जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ बातचीत के माध्यम से ये भारत का पक्ष है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार इसको कहते रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से, डिप्लोमेसी के माध्यम से मामले हल किए जाएं। तो हम भी आशा करते हैं कि गाजा में भी युद्ध विराम हो और साथ ही साथ यूरोप में भी, जहां रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वहां पर भी युद्ध विराम हो। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। The world's largest accounting body, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI, proudly celebrates 77 years of trust, transparency and excellence. With Vishwasniya as the guiding light, the ICAI continues its march towards the vision of Viksit Bharat, shaping and powering India's economic growth. Join us in celebrating the 77th CA Day on July 1st at Bharat Mandapam, New Delhi from 3:30 PM onward. ₹10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। तुर्की और फ्रांस के कई इलाकों में भीषण गर्मी के कारण जंगलों में आग लग गई है। तुर्की में इज़मिर के पश्चिमी प्रांत में दूसरे दिन भी जंगल में लगी आग भड़की, जिसे तेज हवाओं ने और भड़का दिया। वहीं फ्रांस में दक्षिण पश्चिम में ऑर्ड के कार्बियर्स क्षेत्र में जंगली आग भड़क उठी, जहां तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। सीरिया में असद के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद अल शरा उर्फ जुलानी के सत्ता में आने के बाद बड़े पैमाने पर अलावी शिया मुसलमानों का कत्ल हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया के नए नेताओं के साथ काम करने वाले लोगों के निर्देश के बाद हत्या, उत्पात और लूटपाट के मामलों में अब तक लगभग 1500 सीरियाई अलावी मारे गए और दर्जनों लापता हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स लगाने की योजना को रद्द कर दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वे कनाडा के अमेरिकी टेक कंपनियों पर टैक्स जारी रखने तक उनके साथ व्यापार वार्ता को निलंबित कर रहे हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला भी चल रहा है। देश में पिछले कई महीनों से राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच की सरकार के खिलाफ नाराजगी दिख रही है। लोग राष्ट्रपति वुचिच के इस्तीफे और जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं। दक्षिणी स्पेन के शहर सेविले में विकास के वित्त पोषण पर एक दशक में एक बार होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हो गया है। इसमें अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के वित्त पोषण में कटौती के बाद होने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान के बीच वैश्विक असमानता पर चर्चा होने की उम्मीद है।